स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्डर्ड पेयर्स और ट्रिपलेट्स देख लिए हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये हमें समझ में आ चुका है। हमने सेट थ्योरी पूरी पढ़ ली है, हमने ऑर्डर्ड पेयर्स और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो अब हम रेडी है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए। तो आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मैं हूँ अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। ये दोनों क्या है, हमारे सेट है, ठीक है। P भी एक सेट है और Q भी एक सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q। पहली बात ये समझिए कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हमको उसको लिखने का तरीका है, पहला सेट क्रॉस दूसरा सेट, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है P, दूसरा सेट है Q। हमें निकालना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ, लिखने का तरीका हमने अभी देखा P क्रॉस Q। इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। ये जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना, ये प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेट होगा। और वो सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सेट के एलिमेंट्स होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए हमें पता है कि यार अगर कोई सेट है तो सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी इंसान का नाम हो सकता है किसी जगह का नाम हो सकता है कोई नंबर्स हो सकता है कोई अल्फाबेट हो, कोई वर्ड हो, कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर। सेट के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है ना, वो स्पेसिफिक है। उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। बेसिकली अभी हम सिर्फ दो सेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, P क्रॉस Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P और Q एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब क्वेश्चन आता है कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। हम क्या कोई भी रैंडमली ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देंगे, नहीं। एक स्पेसिफिक तरीका है जिससे हम पता करेंगे कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे P क्रॉस Q के सेट में आएंगे, ठीक है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर में दो होंगे एलिमेंट्स। पहले को मैंने बोला है स्मॉल p और दूसरे को मैंने बोला है q, ठीक है। तो ये जो स्मॉल p है ये होगा, हमने किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कैपिटल P का और कैपिटल Q का, इन दो सेट का। तो मैंने बोला कि यार ये जो कैपिटल P के जो भी एलिमेंट्स है उसको मैंने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है और कैपिटल Q के सारे एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर P, Q होगा। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो कहां से आएगा, वो सेट P से आएगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहां से आएगा, सेट Q से आएगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं बोलती Q क्रॉस P, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कैसे लिखेंगे, Q, P। मतलब पहले Q आएगा, पहले लिखा क्या है, Q लिखा है, तो पहला एलिमेंट Q आएगा, मतलब Q के सेट के एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंड वाला सेट लिखा है P, तो कॉमा के बाद आएगा ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा, P के एलिमेंट्स आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन आता है हमें कौन से P, Q लेने हैं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स P, Q हमें लेने हैं। हमें सारे P, Q के कॉम्बिनेशंस लेने हैं, ठीक है। सारे की सारे जितने भी कॉम्बिनेशन P, Q के हो सकते हैं वो हमें सारे की सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं और उन्हें एक सेट के अंदर लिखना है। वो सेट रिप्रेजेंट करेगा P क्रॉस Q, ठीक है। चलिए एक बार डेफिनेशन समझते हैं फिर से। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, ठीक है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है P और Q। नॉन एम्प्टी मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने लिख दिया P क्रॉस Q से। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q वो क्या होगा, विल बी अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट होगा वो, पहली बात तो ये है कि सेट होगा, और वो सेट किसका होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, फ्रॉम द सेट P एंड सेट Q, ठीक है। अब एक बात समझिए,
जब हमने सेट देखा था, सेट चैप्टर पढ़ा था, हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखी थी उसकी। एक तो होता है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में देखा था हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। मान लीजिए हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है सेट ए, तो हम लिखते थे सेट ए विल बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग समथिंग। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखते थे, राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अभी भी हमारे पास एक सेट है, पी क्रॉस क्यू भी एक सेट है, तो हम इसको भी किस वे में लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, इधर हमारे पास एक ही चीज होती थी एक्स, एक एलिमेंट की बात करते थे अपन, इधर भी हम एक ही एलिमेंट की बात करेंगे, पर इधर हमारा एलिमेंट क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझ में आ रही है। इधर हमारा एलिमेंट कुछ भी था, इधर हमारा एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब पहले हम यहाँ पे एक्स लिखते थे, अब हम यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे पी कॉमा क्यू, ठीक है। और कंडीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखनी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है कि ये जो स्मॉल पी है वो बिलोंग किसको करना चाहिए, सेट पी के एलिमेंट्स को, और स्मॉल क्यू शुड रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट क्यू। बात समझ में आ रही है। तो ये इसी तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। पी क्रॉस क्यू इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी सेट ऑफ ऑल ordered pairs p comma q such that p belongs to capital P and q belongs to capital Q। मतलब हमें सारे के सारे ऐसे ordered pairs लिख देने हैं जिसमें सारे p आ जाए जो हमारे p को बिलोंग कर रहा है, p सेट को बिलोंग कर रहा है, और सारे q आ जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाए जो सेट q को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे अगर हमने सारे ordered pairs लिख लिए तो वो सारे के सारे ordered pairs को एक सेट के अंदर बंद कर देना है, और वो सेट को हमें बोलना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट p एंड सेट q, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा सेट है ए, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स है दो, एक है रेड और दूसरा है ब्लू, ठीक है। दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा जिसमें सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, ठीक है। एक सेट बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा तो मैं मान लीजिए ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब इसके अंदर हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं ए और बी के, ठीक है। जिसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट होगा बी का। मैंने बोला इसके एलिमेंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और इसके एलिमेंट को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे, ऐसे। मतलब पहला एलिमेंट हमें कैपिटल ए वाले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट हमें कैपिटल बी वाले सेट से लेना है, और हमें सारे पॉसिबल केसेस लिख देने हैं, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेड से शुरू करते हैं। तो हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के साथ हम इन तीनों को लिख देंगे। मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स इसके साथ बनाते हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाते हैं, और इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा, रेड कॉमा ए, ठीक है, पहला बन गया। दूसरा रेड कॉमा बी, बात समझ में आ रही है। तीसरा रेड कॉमा सी। देखो पहला मैंने सेट ए और सेट बी है, तो मैंने सेट ए का पहला एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर्ड पेयर बी के सारे एलिमेंट्स के साथ बना दिया, ठीक है। अब पहला मुझे पता है कि पहला एलिमेंट मुझे सारे ऑर्डर पेयर में किसका लेना है, ए का। तो मैंने पहला एलिमेंट ए का ले लिया, और दूसरा मेरे को बी का लेना है, तो मैंने दूसरा सेट बी का ले लिया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसको हम कैपिटल बी से ना रिप्रेजेंट करके अभी के लिए बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर बी एक ऑलरेडी एलिमेंट दिया हुआ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। तो रेड के हमने सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बना लिए। अब ब्लू के साथ भी सारे ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, तो इसका भी ए के साथ, इसका भी बी के साथ, और इसका भी सी के साथ, ठीक है। तो पहला ब्लू कॉमा ए, ब्लू कॉमा बी, और लास्ट बनेगा ब्लू कॉमा सी। क्या और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं? ध्यान से समझिए। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें एक चीज समझ में आ रही है यार, हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर मैं बोलती हूँ रेड कॉमा ए और मैं बोलती हूँ ए कॉमा रेड, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट है।
रेड कॉमा ए डिफरेंट है और ए कॉमा रेड डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है ऑर्डर, पहले जो लिख रहे हैं और बाद में जो लिख रहे हैं वो मैटर कर रहा है। पर हमें ये पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसको लिखना है या नहीं लिखना है, क्या इसे हमें इन सब में कंसिडर करना है। तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी का। तो पहला एलिमेंट आना चाहिए हर ऑर्डर्ड पेयर में ए का और दूसरा एलिमेंट आना चाहिए हर ऑर्डर्ड पेयर में बी का, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ए किसका है, एलिमेंट इस कैपिटल बी का है और रेड किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए सेट का। तो पहला एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, ये वाले में सेट ए से आ रहा है। यार ये तो नहीं हो सकता, समझ में आ रही है बात। हमें सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे लिखने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए से आए और दूसरा बी से आए। इसमें पहला बी से आ रहा है, दूसरा ए से आ रहा है, तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है। तो हमें सारे सिर्फ ऐसे केस लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए का आ रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ए के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, बी के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, सॉरी हमने रेड के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, ब्लू के साथ भी सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। तो इससे ज्यादा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे सारे की सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए हमने, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं छूटा है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। रेड कॉमा है, रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, ब्लू कॉमा है, ब्लू कॉमा बी और ब्लू कॉमा सी। तो ये हमने सारे की सारे ऑर्डर्ड पेयर एक सेट के अंदर बंद कर दिया और वो सेट क्या हो गया हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट है पी जिसके अंदर एलिमेंट्स है A1 B1 या A2 बोल देते हैं, A1 A2 और A3, ठीक है। सेकेंड है Q जिसके अंदर एलिमेंट्स है B1 और B2 B3 और B4, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स है A1 A2 A3, इसके अंदर एलिमेंट्स है B1 B2 B3 और B4, ठीक है। अब ये सेट P है, ये सेट Q है, हमें निकालना है P क्रॉस Q, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। ये हमें पता है क्या होगा, एक सेट होगा, तो मैंने सेट बना दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट किसका हो P का और दूसरा एलिमेंट किसका हो Q का, ठीक है। तो अगर आपको कहीं बोल रहे हैं P क्रॉस Q और कहीं बोल रहे हैं Q क्रॉस P, ये दोनों सेम है या डिफरेंट, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स वो आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट P का होगा और दूसरा एलिमेंट Q का, और इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट Q का होगा और दूसरा एलिमेंट P का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, हमें निकालना है P क्रॉस Q। तो पहले ये समझना है, पहला एलिमेंट हमें P वाले में से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमें Q वाले में से लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका एक एलिमेंट लेते हैं, उसको सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर दूसरा लेके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर तीसरा लेके सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले A1 लेते हैं, तो A1 के साथ हो गया B1, A1 के साथ हो गया B2, A1 के साथ हो गया B3 और A1 के साथ हो गया B4, ठीक है। A1 के साथ सारे हो गए। अब A2 के साथ लेते हैं, A2 के साथ B1, A2 के साथ B2, A2 के साथ B3, A2 के साथ B4, A2 भी हो गया। B3 लेते हैं, A3 के साथ B1, A3 के साथ B2, A3 के साथ B3, A3 के साथ B4, ठीक है। A1 के साथ सारे ले लिए, B1 के साथ A2 के साथ भी सारे Q के एलिमेंट्स ले लिए और A3 के साथ भी सारे Q के एलिमेंट्स ले लिए। तो ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। देखिए आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप कोई भी चीज भूल नहीं रहे। आप ये करिएगा, जो भी पहला सेट है, 2 सेट होंगे हमारे P और इस केस में P क्रॉस Q है, तो जो भी पहला होगा ना उसके सारे एलिमेंट्स को लीजिएगा एक एक करके। पहला एलिमेंट लीजिएगा P का, उसके सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लो। सेकंड एलिमेंट लो P का, उसको सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लो। ऐसे करके लास्ट वाले P तक आइएगा, उसके भी सारे Q के साथ ऑर्डर पेयर बना लीजिएगा। अगर आप लाइन से चलेंगे ना तो आप कोई भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है आपका मिस करने का। तो हमने पहले A1 लिया, A1 के साथ हमने इसका 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 सबका एक ऑर्डर पेयर बना ली, 4 ऑर्डर पेयर बन गए। फिर A2 लिया, फिर उसका भी चारों के साथ बना लिया, फिर A3 लिया और उसका भी चारों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया, ठीक है। तो लाइन से चलेंगे तो हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर पेयर मिस नहीं करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए पहले ये जो हमारा कैपिटल A है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर इसका कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है,
फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लेते हैं स्मॉल p, ठीक है, और ये कैपिटल B जो सेट है इसका कार्डिनल नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल q से, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें हमारा कार्डिनल नंबर क्या है, इसके कितने नंबर है, इसके एलिमेंट्स 2 हैं, रेड और ब्लू, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है 2। कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या है 1 2 3, ठीक है। कार्डिनल नंबर हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है 2, कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या है 3। अब हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B, या फिर ऐसा बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो निकालना है। तो उसको हमने बोला है n ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B हमारा क्या है एक सेट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, इसका कार्डिनल नंबर होगा P इंटू Q। मतलब जहां पर P क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ A और Q क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ B। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल इधर समझते हैं, चलिए इधर एग्जांपल लेके समझते हैं। तो A क्रॉस B, अब बताइए A में कितने एलिमेंट्स थे, इसको मैं बोल सकती हूँ n ऑफ A इंटू n ऑफ B। मतलब A में जितने एलिमेंट है इंटू B में जितने एलिमेंट है वो होंगे सारे के सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस केस में, ये वाले केस में n ऑफ A है 2, n ऑफ B है 3, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए 6। कितने बनने चाहिए 2 इंटू 3 मतलब 6। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ हमारे भी कितने बने 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सही बात है यार, हमने कोई भी मिस नहीं किया है। इधर देखते हैं n ऑफ P क्रॉस Q क्या होगा, n ऑफ P इंटू n ऑफ Q, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ स्मॉल p इंटू स्मॉल q। स्मॉल p क्या है कार्टेशियन नंबर ऑफ P और स्मॉल q है कार्टेशियन नंबर ऑफ Q। अब देखो कार्टेशियन नंबर ऑफ P क्या है, n ऑफ P क्या है 1 2 3 तो 3 है। n ऑफ Q क्या है 1 2 3 4 4, ठीक है। n ऑफ P क्या है 3, n ऑफ Q क्या है 4। तो इस केस में 3 इंटू 4 कितने बनने चाहिए हमारे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही बात है। हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए 12, और हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बनाए हैं वो भी क्या है 12। तो हमने इधर क्या सीखा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या होगा, वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B। मतलब अगर हमें दो ऐसे सेट दिए हैं, सेट A और सेट B, और हमें निकालना है कि यार इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो कितने होंगे, वो होंगे A में जितने एलिमेंट्स हैं इंटू B में जितने एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक और चीज समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास हमेशा सेट्स रहेंगे, सेट A सेट B। अगर मैं बोल रही हूँ इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि यार अगर मैं A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, सेट A भी नॉन एम्प्टी है, सेट B भी नॉन एम्प्टी है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट सब में है, दोनों में है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो भी नॉन एम्प्टी ही बनेगा, ठीक है। अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी बनेगा। मतलब अगर दोनों में मान लो एक एक एलिमेंट भी है, मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी है दोनों, इसका मतलब मिनिमम इसमें एक होगा, मिनिमम इसमें एक होगा। तो अगर मिनिमम इसमें भी एक है इसमें भी एक है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगा उसमें 1 इंटू 1 मतलब 1, मतलब ये भी नॉन एम्प्टी ही बनेगा, ठीक है। पर मान लीजिए अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जिस सेट्स का निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट या नल सेट निकल जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं और A वाला हमारा मान लीजिए इस केस में एम्प्टी सेट है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ऑब्वियस बात है। देखिए इस इधर से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा n ऑफ A क्रॉस B देखें कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे A क्रॉस B में, तो n ऑफ A इंटू n ऑफ B बनेंगे। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे A क्रॉस B में 0, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एम्प्टी सेट है, इनमें से एक भी एम्प्टी सेट निकल गया तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है।
अपोजिट देखें तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट निकल गया, तो सिमिलरली हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी का। अगर ये दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट निकल जा रहा है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा, और इन दोनों में से कोई भी एक अगर इनफाइनाइट सेट हो जा रहा है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए, अब हमने क्या देख चुके हैं, मान लीजिए ए क्रॉस बी, मान लीजिए दो सेट है ए एंड बी। अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसा ए क्रॉस बी, और इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, सारे के सारे इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक सेट के अंदर, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे ए कॉमा बी के फॉर्म में। ये ए किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए सेट को, और ये भी बिलोंग करेगा कैपिटल बी सेट को। ये हम देख चुके हैं। अब मान लीजिए ये तो हमने दो सेट की बात करी, अगर मान लीजिए हमारे पास तीन सेट है ए बी एंड सी, क्या हम तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर हमारे पास तीन सेट है, अगर दो सेट है तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था। ठीक है, अब हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा। क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जिसमें तीन एलिमेंट्स आएंगे। पहला वाला सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, और तीसरा एलिमेंट सेट सी को बिलोंग करेगा। सिमिलरली इसके जैसे ही होगा, मतलब इस ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर सारे की एक सेट होगा। ए क्रॉस बी एक सेट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी एक सेट है। इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इन द फॉर्म ए क्रॉस बी, मतलब जिसमें पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए, मतलब सेट ए का एलिमेंट जाएगा पहला एलिमेंट, और सेट बी का एलिमेंट जाएगा सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी एक सेट होगा, इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स कैसे आएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब पहला एलिमेंट आएगा सेट ए से। क्यों, क्योंकि सेट ए पहले लिखा है, सेट बी मिडिल में लिखा है, तो मिडिल वाला एलिमेंट आएगा सेट बी से, और सेट सी लास्ट में लिखा है तो सी के एलिमेंट्स आएंगे लास्ट में। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर हो या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो, ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब आप इनका ऑर्डर फ्लिप नहीं कर सकते, आप पहले ए ही लिखना है फिर बी ही लिखना है। पहला एलिमेंट ए सेट से ही आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी सेट से ही आना चाहिए। इधर भी पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आएगा, और तीसरा एलिमेंट सी सेट से आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्डर में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो पहले लिखा है उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो मिडिल में लिखा है उसका एलिमेंट सेकंड में आएगा, और जो लास्ट में लिखा है उसका एलिमेंट लास्ट में आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही और भी सेट्स, मल्टीपल सेट्स के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, इसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसमें हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, राइट? यही था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, ए का कार्डिनल नंबर इंटू बी का कार्डिनल नंबर। तो इधर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए मैं चार सेट लेती हूँ और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा, मतलब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, वो होगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी इंटू एन ऑफ डी। ठीक है, तो आपको फ्लो समझ में आ रहा है, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, आपको कैसे करना है। आपके सिलेबस में ऑर्डर्ड पेयर्स का ही रहेगा, मोस्टली दो ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा जाएगा, पर आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया है कोई भी कोई दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तीन सेट दिए होंगे तो तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं तीन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मान लीजिए एक सेट है A1 B1, ओके, सेट B है, इसको A2 बोलते हैं, A1 A2 B1 B2, और C मान लीजिए एक ही एलिमेंट है C1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, चलिए ट्रिपलेट्स निकाल लेते हैं, कितने होंगे। तो पहले हम लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमें सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिखने हैं, तो हम लाइन से चलेंगे ताकि हम कोई चीज मिस ना करें। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, उसको इसके साथ दोनों के साथ ले लेते हैं। मतलब मैंने पहले इसका एलिमेंट लिया A1, अब उसको मैंने B1 के साथ लिया, पहले इसके साथ इसको लिया, अब इसके साथ इसको लिया C1। ठीक है, अब इन
इन दोनों के साथ ये हो चुका है। अब A2 A1 के साथ B2 और B2 के साथ C1, ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए। अब A2 लेते हैं, A2 के साथ B1 और C1, और फिर A2 के साथ B2 और C1, ठीक है। तो हमने सारे केस ले लिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, n ऑफ A 2 है, इसका n ऑफ B क्या है 2 है, और इसका कार्डिनल नंबर क्या है 1 है। तो हमारा n ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4। हमारे देख लिए कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ रहे हैं 1 2 3 और 4। तो सही है, हमने सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स लिख लिए, हमने कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट मिस नहीं किया है, ठीक है। सेम एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और ये अगर दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो भी नॉन एम्प्टी होगा। मान लीजिए इनमें से कोई एक भी एम्प्टी सेट या नल सेट होता है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट भी एम्प्टी सेट रहेगा, और अगर इनमें से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट हो जा रहा है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा। सेम इसके साथ भी अप्लाई होता है कि अगर ये तीनों की तीनों नॉन एम्प्टी है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा नॉन एम्प्टी। इनमें से अगर एक भी कोई सा भी एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। और अगर इनमें से एक भी इनफाइनाइट सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स समझ में आ गया होगा। अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक बार समझ लेते हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट को कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे A क्रॉस B क्रॉस C is set of all A, B, C such that A belongs to capital A, B belongs to capital B and C belongs to capital C। बात समझ में आ रही है। जिस तरीके से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर या फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को लिखा था वैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को लिखेंगे। उधर ऑर्डर्ड पेयर था, इधर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट A कहीं से आएगा सेट A से, दूसरा सेट B से और तीसरा सेट C से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने कोई भी 2 सेट्स या 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कैसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे समझ लिया है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी समझ लिया है। अब हम देखते हैं यार अगर हमें उसे डायग्राम में या फिर एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है A, B, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एरो डायग्राम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मुझे किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मान लीजिए मुझे A क्रॉस B करना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इस बार हम उल्टा करके देखते हैं, B क्रॉस A करते हैं, ठीक है। B क्रॉस A लिखा मतलब जो पहले लिखा है उसको पहले बनाना है, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा सेट B को, जो बाद में लिखा है वो बाद में बनाना है, मतलब ये वाला रिप्रेजेंट करेगा सेट A को, ठीक है। अब सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें मुझे सेट B के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। सेट A को प्रेजेंट कर रहा है तो ये सेट A के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। तो पहले हमें उसको बनाना है जो पहले लिखा हुआ है, तो हमें B क्रॉस A करना है, B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। B क्रॉस A तो पहले लिखा है B, तो पहले हमने बना दिया B और B के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, फिर हमने बना दिया A और A के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमें पहले एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ एरो बना देना है, सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ भी हमें एरो बना देना है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा एरो डायग्राम में किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किसी भी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही होते हैं। पहले A को हमने किसके साथ डाला है 1 के साथ, फिर A को 2 के साथ, फिर A को 3 के साथ। तो हम लिखते हैं B क्रॉस A करना है हमें, B क्रॉस A विल बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला A है, A को मैंने 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 2 3। फिर B को 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, तो B को 1 के साथ, B को 2 के साथ और B को 3 के साथ। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। इसी को एरो डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एरो डायग्राम समझ में आ गया। अब आपको पता है कि यार मान लीजिए आपको अगर कोई 2-3 1
1,2, 2,3 या 0,0, ये 3 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो आपको पता है ये तीनों क्या क्या बता रहे हैं यार, ये इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, मतलब ये 2D प्लेन, 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 2D प्लेन में ये पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप ग्राफिकली कैसे बनाएंगे आपको पता है, बट जस्ट ये कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए मैं बता देती हूँ। ये y है, ये x है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, और उसमें हमें ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 0,0 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 1,2 मतलब इसमें 1 और इसमें 2, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 2,3 मतलब 2 और 3, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला है, हमें एक सेट दिया है, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया है जिसमें पहला एलिमेंट है x+1 और दूसरा एलिमेंट है y-2। इसको इक्वेट किया इन्हें दूसरे ऑर्डर पेयर से जो है 3,1। हमें पता है कि कोई भी ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होंगे, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अगर ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, सिंबल क्या है इक्वल का, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो हम इक्वेट कर देते हैं, x+1 को किसके साथ इक्वेट करेंगे, 3 के साथ, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट होगा, और इसका सेकंड एलिमेंट मतलब y-2 किसके साथ इक्वेट होगा, इसके सेकंड एलिमेंट के साथ जो कि है 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, x+1 = 3 मतलब x = 2, और y-2 = 1 मतलब y = 1 + 2 मतलब 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। हमें पता करना था x और y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू 2 निकाल ली और y की वैल्यू 3 निकाल ली। तो ऐसे अगर आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वेट करने का आए तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना है। अगर आपको ऑर्डर ट्रिपलेट्स दिए होते तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट करना है, इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ, और इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ, तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाती। इधर आपके पास 2 एलिमेंट्स रहेंगे, इसका पहला इसके पहले के साथ इक्वेट करना है, इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ, तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी और हमें उसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी है x और y की, ठीक है। सेकंड, हमें एक सेट दिया है P जिसके एलिमेंट है ABC और दूसरा सेट है Q जिसके एलिमेंट है R। फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। तो चलिए सबसे पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। P क्रॉस Q मतलब पहला एलिमेंट P सेट से आएगा, दूसरा Q से, पहला P से और दूसरा Q से, ठीक है। तो पहला P मतलब इसका A, इसका R, फिर इसका B, इसका R, फिर इसका C, इसका R। बात समझ में आ रही है। P क्रॉस Q लिखा है तो पहला एलिमेंट हमें कहां से लेना है, P सेट से। तो P के सेट्स के एलिमेंट है ABC, तो हमारे सारे एलिमेंट कहां से शुरू होंगे, P के सेट से, और सेकंड वाला एलिमेंट होना चाहिए हमारा Q से। अब हमें निकालना है Q क्रॉस P। Q क्रॉस P मतलब पहला एलिमेंट कहां से लेना है, Q से। पहला Q से लेना है तो पहले Q के साथ इसका पहला लेते हैं, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, इसके साथ पहले वाले के साथ ले लेते हैं, फिर इसको दूसरे वाले के साथ ले लेते हैं, फिर इसको तीसरे वाले के साथ ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकाल लिया। अब हमने पूछा है आर दिस 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि यार अगर हम कोई किसी को भी कंपेयर करें, मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, A, R और R, A आपस में सेम है या डिफरेंट, हमें पता है ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो A, R is not equal to R, A. Similarly, other ordered pairs are also not equal. Since these ordered pairs are not equal, the elements of set P cross Q are not same as elements of set Q cross P. Hence, P cross Q is not equal to Q cross P. तो ये दोनों P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में सेम नहीं होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे, ये दोनों अनइक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हमारा, हमारे पास 3 सेट है, सेट A, सेट B और सेट C। सेट A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, सेट B में एलिमेंट्स है 3 और 4, और सेट C में एलिमेंट्स है 4, 5 और 6, और हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इट इज मिक्सचर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली चीज, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, B इंटरसेक्शन C के साथ।
ए तो हमारे को गिवन है, ए हमको गिवन है 1,2,3। हमें बी इंटरसेक्शन गिवन है क्या? नहीं गिवन है, पर बी और सी गिवन है। तो हम बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में भी हो और सेट सी में भी हो, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट बी एंड सेट सी। 3 नहीं है, 4, हाँ 4 है, 5 और 6 भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, अब हमको ए निकल चुका है, बी इंटरसेक्शन सी निकल चुका है, अब हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, राइट। तो हमने ए सेट भी लिख लेते हैं हम 1,2,3। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी सेट है। अब सिर्फ हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला है ए है और दूसरा बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहला एलिमेंट इस सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट इस सेट से आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, क्या होगा? ये एक सेट होगा, उसके एलिमेंट्स पहला इससे आएगा, दूसरा इससे, तो 1,4, दूसरा 2,4, तीसरा 3,4। चलिए ये कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ रही है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी मतलब बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो और सी के भी सारे एलिमेंट्स लिख लो। तो बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 3,4, सी के एलिमेंट्स लिखते हैं 4, 5, 6। 4 लिखा हुआ है, 5 और 6। बात समझ में आ रही है। तो बी यूनियन सी आ गया। अब हमें पास सेट ए है, सेट ए क्या है हमारा 1,2,3। सेट ए मिल गया है, सेट बी यूनियन सी मिल गया है। अब हमें इनका क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए कर लेते हैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी यूनियन सी। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? बी से। पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा? बी यूनियन सी से। तो पहला यहाँ से लेना है और दूसरा यहाँ से। चलिए 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। ठीक है, 1 हो गया सारा, रुको। ठीक है, 1 के साथ 1 के सारे ले लिए। अब 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। 1 हो गया, 2 हो गया। अब 3 का लेते हैं। 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ठीक है, चलिए सारे एलिमेंट्स ले लिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब थर्ड वाला है। थर्ड में हमें ए क्रॉस बी, पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, उसका इंटरसेक्शन करा है ए क्रॉस सी से। मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो पहले, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालो। पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पहले ए को लेना है फिर बी को लेना है। ठीक है, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ये सारे हो गया हमारे। ए क्रॉस बी पूरा निकल गया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब ए क्रॉस सी देखते हैं, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए ये है, सी ये रहा। पहले ए का लेना है, तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ठीक है, चलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकाल लिया, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ निकाल लिया। अब हमें इन दोनों के साथ क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। मतलब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। मतलब इसमें और इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है वो हमें निकालना है। अब हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो हमें ध्यान रखना है अगर कहीं 1,3 और इधर 3,1 है तो हमें इक्वल नहीं बताना है, मतलब उससे कॉमन एलिमेंट नहीं लेना है। 1,3 से कॉमन एलिमेंट चाहिए तो इसमें भी 1,3 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन विद बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। 1,3, क्या इसमें 1,3 है? नहीं है, तो ये वाला हटा दिया। ठीक है, 1,4, हाँ 1,4 है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहला एलिमेंट आ गया इसमें 1,4। बात समझ में आई है? दूसरा 2,3, ये है, लिख लिया। 2,3 देखते हैं। 2,3 है, 2,3 नहीं है। ठीक है, 2,4 है, हाँ 2,4 है, इसमें भी है 2,4, इसमें भी है, तो 2,4 हो गया हमारा दूसरा।
उसके बाद 3,3 3,3 3,3 नहीं है, 3,4 3,4 भी है, ठीक है, तो 3,4, ठीक है। तो ये था, ये नहीं था और ये था, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए, 1,4 2,4 और 3,4। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए उसमें। फोर्थ वाला है ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूनियन करना है किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ। मतलब पहले ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। यार हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी भी है, ए क्रॉस सी भी है, बस अब इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो चलिए इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। यूनियन में क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, बस ये मेक श्योर करना है कि किसी भी ऑर्डर पेयर को हम डबल बार नहीं लिखे। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से चेक करते जाएंगे, जो भी डबल बार होंगे हम उन्हें हटा देंगे, ठीक है। तो 1,3 1,4 2,3, पहले मैंने पहले वाले के सारे ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए सारे लिख लिए। अब मैं बी के सारे लिख रही हूँ, बस उनको हटा दूंगी जो डबल बार आ रहे हैं। तो ये तो मैं एक बार लिख चुकी हूँ 1,4, तो मैं डबल बार नहीं लिखूंगी। 1,5 लिखा, 1,6 लिखा, 2,4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये रहा, तो नहीं लिखेंगे डबल बार। 2,5 2,6 3,4 भी हम लिख चुके हैं, ये रहा, तो 3,4 हम स्किप करेंगे। चलिए तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाले इस वाले सेट का भी आंसर निकाल लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये दिखने में आपको थोड़ा टफ है या फिर डिफिकल्टी हो रही है ऐसा लग सकता है, बट आप जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। धीरे धीरे करना है बस। जैसे इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, एक सेट आ जाएगा, फिर उसका इस सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। इधर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, दो सेट्स आ गए, अब उनका इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है। तो जो भी पहले ब्रैकेट्स में दिया है उन्हें सॉल्व कर लेना, फिर जो भी दूसरा ऑपरेशन दिया होगा या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, यूनियन करना होगा, इंटरसेक्शन करना होगा, वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस वाले में हमें एक सेट दिया पी जिसके एलिमेंट्स 1 और 2, ठीक है, और हमें एक सेट फॉर्म करना है P क्रॉस P, मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 3 सेट का, वो तीनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड P, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है यार, सिर्फ ऐसे ही समझ लो, पहला वाला 1,2 है, दूसरा वाला भी 1,2 है और तीसरा वाला भी 1,2 है, ठीक है। आपको इसे 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो अगर मैं P क्रॉस P लिख रही हूँ, ठीक है, तो पहला एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। बात समझ में आ रही है। चलिए एक सेट होगा, सेट का एलिमेंट्स मैंने अलग अलग इसलिए लिखे ताकि आप ये समझो कि पहला वाला P है, ये दूसरा वाला P है, तीसरा वाला P है, ताकि हम कुछ मिस ना करें, ठीक है। तो अब हमें सारे कॉम्बिनेशन लेने, कोई भी कॉम्बिनेशन मिस नहीं करना है। तो हम लाइन से शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पहले मैंने पहले वाले का पहला एलिमेंट लिया है, इसको इसके पहले वाले के साथ और इसको इसके पहले वाले के साथ, ठीक है। पहले मैंने इसका पहला वाला लिया है, तो मैं सारे देखो पहला एलिमेंट मैंने 1 ले लिया है इसका, अब मैं इन दोनों के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेती हूँ, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1,1 लिख लिया, अब 1,2 ऐसे समझो, मैंने 1 कितने बनेंगे, 2 into 2 4 बनेंगे, ठीक है। तो एक और ये, ठीक है। तो 1 यहाँ लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। अब मैं सारे ऑर्डर पेयर्स निकाल लेती हूँ इन दोनों के, 1,1 1,2 2,1 2,2। बात समझ में आ रही है। अब सिमिलरली मैं 2 के साथ करूंगी, तो 1,2 2,1 2,2 और 1,1, ये मैं भूल गई थी, ठीक है। चलिए सारे एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि इसके नंबर कार्डिनल नंबर क्या होगा, 2 into 2 into 2 होगा, मतलब 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन चुके हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ R is a set of all real numbers,
व्हाट विल आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट एंड व्हाट विल आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं थ्योरी में। देखो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम इसको लिखें, हमें पता है कि यार अगर पहला वाला भी सारे रियल नंबर ले रहा है, दूसरा वाला भी सारे रियल नंबर ले रहा है, तो ये x, y को रिप्रेजेंट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू y आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इसको हम 2D ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, मतलब 2D ज्योमेट्री के कार्टेशियन, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा r क्रॉस r, वो 2D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, 2D ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ऑल द पॉइंट्स इन 2D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं r क्रॉस r करती हूँ तो वो ऑल द पॉइंट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ x, y, z, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में हम 3 कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, जो पहला वाला भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, y वाला भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और z वाला भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे 2D ज्योमेट्री के सारे मतलब 2D प्लेन बोल सकते हैं, 2D प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा r क्रॉस r, और r क्रॉस r ये रिप्रेजेंट करेगा 3D प्लेन के सारे पॉइंट्स को, ऑल द पॉइंट्स ऑफ 3D प्लेन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। ये है, अगर हमें a क्रॉस b दिया है तो अब हमें a और b फाइंड करना है। यार अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, हमें सेट दिए होते थे और हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब हमें सेट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमेशा लगता है। हमें पता है कि अगर a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो कैपिटल A के सेट के एलिमेंट्स होंगे वो पहले वाले होंगे, ये वाले और ये वाले। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहले a लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट होंगे वो a को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो लिख लेती हूँ। p, हाँ p लिख लिया। p देखो एक बार दो एलिमेंट, इधर भी p है इधर भी p है, हमें डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सेट में मल्टीपल बार भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये p लिख लिया, ये p लिखने की जरूरत नहीं है, एक m लिख लेते हैं, ये भी m है, तो हमने दो एलिमेंट्स मिले हमें a के। अब b के कौन से एलिमेंट्स होंगे? b के एलिमेंट्स सेकंड वाले होंगे। ठीक है, मतलब ये वाले और ये वाले। क्यों? क्योंकि b सेकंड में लिखा है, पहले a लिखा है, b बाद में लिखा है, तो b वाला रिप्रेजेंट कौन से एलिमेंट्स को करेगा? जो बाद में आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में। ठीक है, तो लिख लेते हैं सारे जो भी बाद में आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में। q है, फिर r है, फिर q है, तो q लिख चुके हैं, फिर r भी लिख चुके हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने सेट A निकाल लिया और हमने सेट B निकाल लिया। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट समझ लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स देख लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ये भी देख लिया है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि अगर कोई भी दोनों नॉन एम्प्टी है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा, अगर उनमें से एक भी सेट एम्प्टी सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा, और कोई एक भी सेट इनफाइनाइट सेट है तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे, जिसमें ये ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं हम आज का लेक्चर। थैंक यू।